नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आइए देखते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। यानी कि जहाँ पे कई अंग मिलके यानी कि कई अंगों का एक समूह मिलके कार्य करता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। यानी कोई भी कार्य हो वो कई समूह मिलके कार्य करते हैं, कई चीज़ें मिलके एक साथ कार्य करते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम। यानी कंप्यूटर का ले लीजिए या किसी भी चीज़ का ले लीजिए, कई यंत्र मिलके एक साथ काम करेंगे वो यानी सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। तो उसी प्रकार से है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कई अंग मिलके पचाने का कार्य कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी क्या है, अंगों का समूह जो भोजन का पचाने का कार्य करते हैं। यानी अंगों का ऐसा समूह जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जब भोजन हम कर रहे हैं उसको पचाने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो हम भोजन कर रहे हैं जितने अंग मिलकर उसको पचा रहे हैं वो सारे अंग हमारे कहलाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन क्या होता है, यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। जो भी हम खाते हैं वो जटिल अणुओं में खाते हैं। यानी कि हम रोटी चावल सब्जी जो भी खा रहे हैं वो बड़े बड़े अणुओं में खाते हैं, फिर उसको सरल अणुओं में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ के फिर उसको पचाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब देखेंगे इसमें ये मानव का ये तंत्र है, यानी कि ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। अब देखेंगे इसमें एक एक तंत्रों को देखेंगे कैसे ये काम करते हैं। पहला है मुख गुहा, यानी देखेंगे मुख गुहा। अब यहाँ मुख यानी मनुष्य के जो मुख होता है उसमें जीभ पाया जाता है और जीभ में लार होता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जब भी मनुष्य बाहर से कुछ खा रहा है तो सबसे पहले किस में रखेगा, मुंह में रखेगा, यानी अंतर्ग्रहण उसको कहेंगे। मुंह में रखता है। उसके बाद से जब मुंह में रखता है तो हमारे जीभ में लार पाया जाता है। अब उस भोजन को जीभ भोजन को मिलाता है लार में। जब भोजन को लार में मिलाता है तो उसमें एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। फिर वो भोजन को पचाने का कार्य यहीं से प्रारंभ करता है। यानी जैसे हम मुंह में भोजन रखते हैं भोजन का पचना यहीं से प्रारंभ हो जाता है जो हमारे मुंह में लार पाया जाता है। और लार का कार्य क्या होता है, लार भोजन को रसीला करता है, गीला करता है, निगलने में सहायता करता है। जब मनुष्य के मुंह अगर जीभ में लार ना बने तो भोजन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। कभी मनुष्य के जैसे कभी भी लार मुंह में सूखने लगता है तो गला तो समझ ही सकते हैं कि कैसा होने लगता है, कुछ भी खाने को अंदर नहीं जा पाता है। तो ये है मुख गुहा। यानी मुख गुहा क्या होता है, इसके द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण होता है। यानी कि इसी के द्वारा भोजन का जो भी हम खाते हैं इसी के द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण होता है। मुख में उपस्थित जीभ द्वारा स्रावित एंजाइम कौन सा है, टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। जैसे हम भोजन मुख में रखते हैं इसमें जीभ पाए जाते हैं, जीभ में एक लार निकलता है जिसमें एंजाइम होता है टाइलिन नामक। वही एंजाइम भोजन को पचाना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद से देखेंगे मुख द्वार के बाद पाए जाते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है बच्चों, ग्रसनी के दो द्वार होते हैं। ग्रसनी के दो द्वार होते हैं, पहला होता है कंठ द्वार, दूसरा होता है निगल द्वार। अब कंठ द्वार क्या होता है, ग्रसनी के दो द्वार हो गए। अब कंठ द्वार क्या होता है, कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। जो कंठ द्वार होता है वो जाके श्वास नली में खुलता है। यहीं से बच्चों ये जो नली लंबी दिख रही है ये तो हमारी ग्रास नली हो गई। ग्रास नली बोलिए या तो आहार नली बोलिए, ग्रास नली हो गई। इसी के पास में एक नली होती है जो होती है श्वास नली। फिर कंठ नली, जो कंठ द्वार होता है वो जाके श्वास नली में खुलता है। श्वास नली में खुलता है और श्वास नली के ऊपर श्वास नली, अब ये दोनों नली आपस में जुड़ी होती है, एक ग्रास नली एक श्वास नली, और दोनों नली आपस में जुड़ी है। जैसे मनुष्य भी दोनों नली जुड़ी, जैसे मनुष्य भोजन करता है तो श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस ढक्कन। अब इस पे ढक्कन पाया जाता है एपिग्लॉटिस। जैसे मनुष्य भोजन करता है
तो ये ढक्कन श्वास नली को ढक देता है, जिससे कि भोजन गलती से भी श्वास नली में ना जाए। अगर गलती से श्वास नली में चला गया तो खांसी छींक सब आने लगता है, सारा चीज बाहर निकल आएगा, क्योंकि श्वास नली में श्वास लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो श्वास नली का कार्य करता है। तो भोजन, जब हम भोजन करते हैं तो जो एपिग्लॉटिस ढक्कन है वो श्वास नली को ढक लेता है और भोजन ग्रास नली से होता है वो आमाशय में चला जाता है। तो ये है, तो श्वास नली के ऊपर एपिग्लॉटिस ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। दूसरा है निगल द्वार। निगल द्वार क्या है? यह ग्रास नली में खुलता है। जो निगल द्वार होता है वो ग्रास नली में खुलता है, कंठ द्वार वो श्वास नली में खुलता है। फिर अगला पॉइंट क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है? यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये जो लंबी नली हम देख रहे हैं बच्चों, ये है ग्रास नली। मुख्य द्वार से लेके या आमाशय तक जो नली दिख रही है, इसी को बोलते हैं ग्रास नली या आहार नली। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। जो भोजन मुख में किए तो मुख से भोजन ये नली के माध्यम से होते हुए आमाशय में जाने का, यानी कि इसी नली के माध्यम से आमाशय में भोजन पहुंचता है। तो ये हो गया ग्रास नली। अगला क्या है? आमाशय। आमाशय क्या है? चित्र में देखेंगे फ्रेंड, ये जो दिख रहा है थैली जैसी संरचना, इसी को बोलते हैं आमाशय। ये क्या होता है? यह थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है। ये जो थैली जैसी संरचना है यही है आमाशय। इसी में जो भोजन आहार नली से आया, फिर यही पे भोजन संचित रहता है। कम से कम 4 से 5 घंटे तक भोजन इसी में संचित रहता है। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस, इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जो जठर रस होता है उसमें क्या होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन किस माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। किसके कारण? ये जो आमाशय है इसके आंतरिक सतह पर जो जठर रस था, यानी जठर रस में क्या? HCl और एंजाइम के माध्यम से ये भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। अब फिर अगला पॉइंट क्या है? ग्रहणी। ग्रहणी बच्चों क्या है? हम देखेंगे ये जो आमाशय से नीचे की तरफ ये दिख रही है, यानी ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का ही एक हिस्सा होता है ग्रहणी। यह छोटी आंत का भाग होता है। जो ग्रहणी है वो छोटी आंत का ही एक भाग होता है, जहां पर यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। ये दोस्तों देखेंगे ये जो यकृत है, यकृत में एक रस होता है, यकृत में एक रस निकलता है ये यकृत के अंदर एक थैली होती है जिसको बोलते हैं पित्ताशय, और पित्ताशय में एक रस निकलता है पित्त रस। पित्ताशय में रस निकलता है पित्त रस। अब इसी पित्त रस से भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। अब यकृत क्या है? अगला पॉइंट है यकृत। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है, यानी 1.5 kg का होता है। ये जो चित्र देख रहे हैं यही है यकृत। यकृत यानी कि जिसको बोला जाता है लीवर, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लीवर, यानी कि इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है। और इसी में जो पित्ताशय है, इसमें जो पित्त रस निकलता है उसका कलर पीला होता है। इसी पीले पित्त रस के कारण जो हम भोजन कोई भी कलर का करते हैं तो फिर जो वो अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलता है उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है। इसी पित्ताशय यानी इसी पित्त रस के कारण ही उसका कलर पीला होता है। अगला है छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? इसमें देखेंगे बच्चों चित्र में, यहाँ से ग्रहणी यानी कि ग्रहणी है, ग्रहणी से फिर ये छोटी आंत का भाग ग्रहणी था। अब ये देखेंगे ये जो कुंडली जैसी संरचना दिख रही है यही है हमारा छोटी आंत।
ये क्या होता है, यह पतली लंबी कुंडलित जैसी संरचना होती है। देखेंगे एक पतली लंबी कुंडली जैसी संरचना है। चित्र पे नहीं जाएंगे बच्चों, चित्र समझाने के लिए बना दिया गया है। देखेंगे छोटी आंत, यह पतली लंबी कुंडली जैसी संरचना होती है जहां भोजन का पाचन पूर्ण होता है। यानी कि जब भोजन यहाँ आया, भोजन का पाचन फिर छोटी आंत में पूर्ण हो गया, यानी भोजन जितना पचना था वो पूर्ण हो गया। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अब है ये छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर लंबी है छोटी आंत, लंबाई 6 से 7 मीटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लंबी पतली जैसी संरचना है। अब लंबी है लेकिन पतली है, इसीलिए इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है। वहीं पे जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होगी, लगभग 1.5 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये मोटी है लेकिन छोटी है, लंबाई में छोटी है लेकिन मोटी, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं, लेकिन इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। तो ये हो गई छोटी आंत। अब अगले है बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, जैसा कि अभी बताए हैं। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी जो भोजन पच गया था, अब ये छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो गया। फिर जो पचा हुआ भोजन है, भोजन यानी जो भी हम खाए पिए, जो जितनी एनर्जी यानी जो भी हमें पोषण मिला वो सब ब्लड में यानी कि सब ले लिया गया। अब जो भी बचा, अब ये बड़ी आंत के द्वारा अब जो भी बचा, जिस प्रकार से गन्ना पेरते हैं, अब गन्ने से रस निकल जाता है, फिर क्या बचता है, खोई बचता है। उसी प्रकार से खाने से रस निकल गया, अब सिर्फ क्या बचा, खोई बचा। अब खोई जो है यानी अपशिष्ट पदार्थ, अब वो बड़ी आंत के द्वारा अब जाके ये मलद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या है, मलद्वार। यहाँ अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से पचा हुआ भोजन था, अब भोजन जो पच गया है, अब वो जो अपशिष्ट पदार्थ बचा वो बड़ी आंत से होते हुए मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये था पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो थैंक यू।